नमस्कार। और आज हम भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने को पलट रहे हैं जिसकी चमक आज भी बिल्कुल वैसी ही है। हम बात कर रहे हैं मुकेश चंद माथुर की। वो आवाज जिसने करोड़ों दिलों में, आप कह सकती हैं, एक खास जगह बनाई। जी हाँ। हमारे सामने उनके जीवन और संगीत सफर पर आधारित कुछ सामग्री है, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम महज तथ्यों को न दोहराएं बल्कि उस गहराई को छुएं, मतलब उस असर को समझें जो मुकेश की आवाज ने पैदा किया। बिल्कुल। उनकी वो पहचान, राज कपूर की आवाज, उसका असल में मतलब क्या था और कैसे उनकी विरासत आज भी जिंदा है। चलिए उनकी एक बेहद मशहूर नज्म की पंक्ति से इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये ख्याल ही हमें आज उनकी दुनिया में ले जाएगा। तो आइए इस आवाज के जादू को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मुकेश जी का जन्म, जैसा आपने कहा, 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। और उस दौर में पार्श्व गायन मतलब प्लेबैक सिंगिंग भारतीय सिनेमा में अपनी जड़ें जमा रहा था। मुकेश का इस क्षेत्र में आना एक एक अहम घटना थी। ये वो समय था जब अभिनेता पर्दे पर दिखते थे, लेकिन उनकी भावनाओं को आवाज गायक देते थे, है ना? हाँ बिल्कुल, आवाज ही पहचान थी। और मुकेश की आवाज में वो खास बात थी, वो ताकत थी कि वो पर्दे के किरदार के दर्द, खुशी या अकेलेपन को सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंचा देती थी। उनका पहला बड़ा हिट गीत दिल जलता है तो जलने दे 1945 की फिल्म पहली नजर से आया था। उसमें मोतीलाल जी थे पर्दे पे। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये गाना उन्होंने अपने आदर्श के.एल. सहगल साहब उनकी शैली में गाया था। हाँ मैंने भी सुना है ये। शुरुआत में काफी असर था सहगल साहब का। जी हाँ। तो यहीं से उनकी यात्रा की एक तरह से औपचारिक शुरुआत हुई। और फिर आया वो दौर जब उनका नाम राज कपूर के साथ ऐसा जुड़ा कि अलग करना मुश्किल हो गया। राज कपूर की आवाज, ये टैग सिर्फ एक लेबल तो नहीं था, है ना, ये तो एक पूरी पीढ़ी के लिए सिनेमाई अनुभव का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या ये पहचान सिर्फ एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई गहरी रचनात्मक साझेदारी थी? और क्या इस टैग ने कभी मुकेश की अपनी स्वतंत्र पहचान को सीमित किया? ये सवाल मन में आता है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है और ज़रूरी भी। देखिए, राज कपूर और मुकेश का जुड़ाव महज संयोग नहीं था। बिल्कुल नहीं। राज कपूर की शुरुआती फिल्मों, खासकर आग 1948 और फिर बरसात 1949 से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो आवारा 1951, श्री 420 1955 से होते हुए दशकों तक चला। लंबा साथ था। बहुत लंबा। और इसमें संगीतकार शंकर जयकिशन का बहुत ही बड़ा योगदान था। उन्होंने राज कपूर के पर्दे के व्यक्तित्व, वो मासूम, आवारा, दिल का साफ आम आदमी, उसके लिए मुकेश की आवाज को एकदम एकदम परफेक्ट पाया। फिट बैठ गई आवाज। बिल्कुल। मुकेश की आवाज में एक ईमानदारी थी, एक भोलापन था जो राज कपूर के किरदारों से बिल्कुल मेल खाता था। आवारा हूं या मेरा जूता है जापानी जैसे गाने, ये सिर्फ गाने नहीं थे, वो उस समय के भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर एक तरह की टिप्पणी भी थे। और मुकेश की आवाज ने उस आम आदमी की आवाज को बुलंद किया। तो ये एक तरह से आवाज और चेहरे का परफेक्ट मेल था, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। पर आपके दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या इससे उनकी पहचान सीमित हुई? हाँ, ये जानना चाहूंगी मैं। कुछ हद तक शायद हाँ। आम जनता उन्हें अक्सर राज कपूर से ही जोड़कर देखते थे, ये सच है। लेकिन मुकेश ने दूसरे अभिनेताओं के लिए भी उतने ही यादगार गाने गाए। अब दिलीप कुमार साहब को देखिए, ये मेरा दीवानापन है, यहूदी, या सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, मधुमती। ओहो, क्या गाने हैं। सुहाना सफर तो मेरा पसंदीदा है। हाँ, है ना? और मनोज कुमार जी के लिए चांसी महबूबा हो मेरी, हिमालय की गोद में, या एक प्यार का नगना है, शोर। सुनील दत्त साहब के लिए सावन का महीना, मिलन। हाँ, एक प्यार का नगमा है तो जैसे एंथम बन गया। बिल्कुल। इन गानों ने साबित किया कि मुकेश की आवाज सिर्फ राज कपूर के लिए नहीं बनी थी। वो हर उस किरदार के लिए बनी थी जिसमें दर्द था, मासूमियत थी या गहरी भावनाएं थीं। तो हाँ, टैग मजबूत था, पर उनकी प्रतिभा उससे कहीं ज्यादा व्यापक थी। बहुत ज्यादा। और शायद इसी व्यापकता ने उन्हें उस दौर का, जिसे हम हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहते हैं, मतलब 50-60s का दशक, उसका एक महत्वपूर्ण गायक बनाया। उस समय तो लता जी, रफी साहब, किशोरदा, आशा जी सब शिखर पर थे। इतनी दिग्गज आवाजों के बीच मुकेश जी की अपनी अलग पहचान कैसे बनी? क्या क्या खास था उनकी आवाज में? देखिए, उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सादगी और इमोशनल सच्चाई।
तकनीकी तौर पर शायद उनकी आवाज में उतनी रेंज या वो शास्त्रीय बारीकियां न हो जितनी कुछ और गायकों में थी शायद, लेकिन उनकी आवाज सीधे दिल को छूती थी। उसमें कोई बनावट नहीं थी। हाँ, ये बात तो है। उसमें एक अजीब सी कशिश थी, एक हल्का सा कंपन, थोड़ी सी वो नेजल टोन जो दर्द भरे नगमों को और भी असरदार बना देती थी। ऐसा लगता था मानो वो गा नहीं रहे बल्कि अपने दिल का हाल सुना रहे हैं। बिल्कुल वैसे। जैसे कोई दोस्त बात कर रहा हो। बिल्कुल। दोस्त दोस्त न रहा, संगम, या जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा नाम जोकर जैसे गानों को सुनिए, उनमें जो दर्द है वो बनावटी नहीं लगता, बिल्कुल असली लगता है। वो आम इंसान के जीवन के उतार चढ़ाव, उसकी खुशी, उसके गम से जुड़ जाता था। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग उनके गानों में अपना अक्स देखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। उनकी आवाज में एक यूनिवर्सल अपील थी, लेकिन इन भावनाओं को सही संगीत का साथ मिलना भी तो जरूरी था। आपने शंकर जयकिशन का जिक्र किया जो राज कपूर कैंप के मुख्य संगीतकार थे, लेकिन हमारे स्रोत में कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे और भी बड़े नाम हैं। इन अलग-अलग संगीतकारों के साथ उनका तालमेल कैसा रहा? क्या हर संगीतकार उनकी आवाज का अलग तरह से इस्तेमाल करता था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, बिल्कुल। हर संगीतकार की अपनी एक शैली होती थी और वो मुकेश की आवाज के अलग-अलग पहलुओं को उभारते थे, इसमें कोई शक नहीं। शंकर जयकिशन ने जहां उनकी आवाज का इस्तेमाल ज्यादातर राज कपूर के वो चुलबुले या दार्शनिक अंदाज के लिए किया, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, हाँ, वहीं कल्याण जी आनंद जी ने उनकी आवाज में एक अलग तरह की मिठास और गंभीरता ढूंढी। चंदन सा बदन, सरस्वती चंद्र या मैं तो दीवाना, मिलन जैसे गाने इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। और सरस्वती चंद्र के लिए तो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सम्मान था उनके लिए। हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है किसी भी कलाकार के लिए। बिल्कुल। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उन्होंने मुकेश की आवाज का इस्तेमाल बेहद रोमांटिक और भावनात्मक गहराई वाले गानों के लिए किया। कमाल का कभी कभी मेरे दिल में या महबूब मेरे, पत्थर के सनम को कौन भूल सकता है। कभी-कभी तो आइकॉनिक है। हाँ, वो तो जैसे मुकेश के करियर का एक और शिखर बन गया था। बिल्कुल। इनके अलावा सलील चौधरी, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, आनंद। आहो, आनंद। हाँ, रोशन साहब, ओरे ताल मिले नदी के जल में अनोखी रात, खयाम साहब, कभी कभी, जिसका जिक्र किया। इन सब महान संगीतकारों ने भी मुकेश की आवाज की संवेदनशीलता का अद्भुत उपयोग किया। ये दिखाता है कि मुकेश कितने वर्सेटाइल थे और अलग-अलग संगीतकारों के विजन में कैसे फिट हो जाते थे। ये महज गायक और संगीतकार का रिश्ता नहीं था, ये एक रचनात्मक साझेदारी थी, जहां दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते थे। इन साझेदारी ने यकीनन हिंदी सिनेमा को कुछ सबसे यादगार नगमे दिए, और जैसा आपने बताया, उन्हें चंदन सा बदन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्रोत में कई फिल्मफेयर पुरस्कारों का भी जिक्र है। ये पुरस्कार क्या दर्शाते हैं? क्या ये सिर्फ लोकप्रियता का पैमाना थे या उनकी गायकी की गुणवत्ता की भी पुष्टि करते थे? मतलब दोनों बातें थीं। देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार उस दौर में लोकप्रियता और इंडस्ट्री की स्वीकृति दोनों का एक बड़ा पैमाना थे, इसमें कोई दो राय नहीं। मुकेश जी ने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए कई बार फिल्म फेयर जीता। सब कुछ सीखा हमने, अनाड़ी, सबसे बड़ा नादान वही है, पहचान, जय बोलो बेईमान की, बेईमान, और फिर कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी। हाँ, कई बार। ये दिखाता है कि न केवल आम श्रोता बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी उनकी कला का कितना सम्मान करते थे। और राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना, जो चंदन सा बदन के लिए मिला, वो तो उनकी गायकी की गुणवत्ता और अब आप कह सकते हैं कि शास्त्रीयता के पुट पर भी मोहर लगाता है। सही। तो ये पुरस्कार सिर्फ काफिया नहीं थे, ये उनकी कलात्मक उत्कृष्टता और जनता के बीच उनकी गहरी पैठ दोनों का प्रमाण थे। ये वाकई एक शानदार सफर था। दिल्ली के एक लड़के से शुरू होकर देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों तक पहुंचना, करोड़ों दिलों की आवाज बनना। लेकिन अफसोस, ये सफर अचानक थम गया, बहुत जल्दी। हाँ, ये बेहद दुखद था। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में वो एक स्टेज शो कर रहे थे और शो के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। ओह, स्टेज पर ही? जी हाँ, वो उस समय केवल 53 वर्ष के थे, सिर्फ 33। उम्र थी। ये खबर भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए एक सदमे की तरह थी। एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई थी जिसने न जाने कितने लोगों के जज्बातों को सुर दिए थे। ऐसा लगा जैसे संगीत की दुनिया का एक बहुत अहम हिस्सा खो गया हो। उनका जाना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या कोई कलाकार सचमुच मरता है? स्रोत कहता है कि उनका संगीत आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक मतलब कहने की बात है या इसकी कोई ठोस वजह है? इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हाँ, उनका भौतिक शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनकी आवाज और उनके गीत अमर हो गए हैं।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। कैसे? आज भी रेडियो पर, टेलीविजन पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, यहाँ तक कि नई पीढ़ी के बीच भी उनके गाने सुने और सराहे जाते हैं। आप कहीं दूर जब दिन ढल जाए आनंद को सुनिए। उसमें जो अकेलापन है, जो इंतजार है, जो उम्मीद है, वो आज भी उतनी ही शिद्दत से महसूस होती है। उनके गाने सिर्फ गुजरे जमाने की याद नहीं दिलाते, वो आज के इंसान की भावनाओं से भी सीधे जुड़ते हैं। कई बार उनके गानों को रीमिक्स किया गया है, रियलिटी शो में गाया जाता है। ये सब दिखाता है कि उनका संगीत समय की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा है। तो क्या ये उनकी आवाज की वो सादगी और सच्चाई है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो उन्हें आज भी इतनी रेलेवेंट बनाए रखती है? बिल्कुल, 100%। उनकी आवाज में जो ईमानदारी थी, जो दर्द को भी खूबसूरती से पेश करने का हुनर था, वो दुर्लभ है, बहुत रेयर। उन्होंने कभी अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा अलंकरण या भारीपन लादने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा भाव को, इमोशन को सबसे ऊपर रखा। सही। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज आज भी अपनी सी लगती है, जैसे कोई दोस्त हौले से आपके कान में अपनी कहानी कह रहा हो। ये आवाज पीढ़ियों को जोड़ती है। दादा दादी ने जो गाने सुने, वो आज पोते पोतियां भी सुन रहे हैं और शायद उन्हीं भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। यही उनकी विरासत है, एक ऐसी आवाज जो समय के पार जाकर भी दिलों को छूती रहती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ शायद यही है कि मुकेश महज एक गायक नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक आवाज जिसने आम आदमी के सपनों, उसकी उम्मीदों, उसके दर्द और उसकी खुशी को सुर दिए। दिल्ली में उनका जन्म, सैगल साहब से प्रेरणा लेकर शुरुआत, फिर राज कपूर की आवाज के रूप में वो बड़ी पहचान बनाना, फिर उस पहचान से आगे बढ़कर अपनी एक अलग और व्यापक जगह बनाना। शंकर जयकिशन से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तक दिग्गज संगीतकारों के साथ वो यादगार काम, राष्ट्रीय और फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित होना और अंत में अपनी आवाज के जरिए अमर हो जाना। ये मुकेश की कहानी है, एक ऐसी आवाज जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों के जज्बातों को संगीत में ढाला है और जो आज भी हमारे आसपास गूंजती है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर क्या होता है किसी आवाज या संगीत में जो उसे वक्त के थपेड़ों से बचाकर हमेशा के लिए ताज़ा बनाए रखता है। ये सोचने वाली बात है, कैसे कुछ धुनें और शब्द दशकों बाद भी उसी तरह भावनाओं को जगा पाते हैं। हाँ, मुकेश के संगीत का ही उदाहरण लें। उसमें ऐसा क्या जादू है कि वो आज भी हमें उतना ही प्रभावित करता है जितना शायद 50 साल पहले करता था? इसका जवाब शायद उसी बात में है जिसकी हमने चर्चा की, उनकी आवाज की वो निश्चलता, भावनाओं की गहरी समझ और उसे व्यक्त करने की वो अद्भुत क्षमता। उनका संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, वो महसूस करने के लिए था। और जो चीज़ दिल से महसूस की जाती है वो कभी पुरानी नहीं होती। जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, उनके गीत अमर हैं, ठीक उनकी आवाज की तरह। और ये आवाज, ये एहसास हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा।